हेलो एवरीवन, वेलकम इन लोकल लर्न क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है फ्री फॉल। ओके, अब हम देखते हैं फ्री फॉल क्या होता है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फ्री फॉल बाय परफॉर्मिंग दिस एक्टिविटी। मतलब हम एक एक्टिविटी करेंगे, उससे हम क्या समझेंगे कि फ्री फॉल क्या होता है। तो हमारी एक्टिविटी 10.2 है, उसको देखते हैं क्या है उसके अंदर। टेक अ स्टोन, आपको एक स्टोन लेना है, थ्रो इट अपवर्ड्स, मतलब इसको क्या करना है, ऊपर की तरफ फेंकना है। इट रीचेज अ सर्टेन हाइट एंड देन इट स्टार्ट फॉलिंग डाउन। आप देखेंगे कि जब भी आपको स्टोन को क्या करते हैं, ऊपर की तरफ फेंकते हैं, तो वो क्या करता है, कुछ हाइट के ऊपर जाता है और वापस क्या होता है, नीचे गिरना जो है वो स्टार्ट हो जाता है, नीचे वापस आता है। क्लियर? तो हमें इस एक्टिविटी से मतलब समझना है कि फ्री फॉल क्या होता है। वी हैव लर्न दैट द अर्थ अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इट। जैसा कि हम जानते हैं कि मतलब कोई भी चीज क्या मतलब कोई भी चीज को यदि आप ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो वो हमेशा अर्थ की तरफ ही आती है, मतलब नीचे की तरफ ही गिरती है। क्लियर? दिस इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये किसकी वजह से होता है? अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। क्लियर? मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को यदि आप ऊपर फेंकेंगे, फिर ऊपर से वो नीचे की तरफ आता है, तो वो किसकी वजह से आता है? वो होता है अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। क्लियर? तो इसके अंदर यही समझाया गया है कि कोई भी स्टोन जो है, उसको जब आप क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ओके, और फिर वो यहाँ पे पहुंचता है और फिर वापस क्या होता है, नीचे आना जो है वो मतलब नीचे की तरफ ही आता है। तो वो किसकी वजह से आता है? अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आता है। Whenever objects falls towards the earth under this force alone, we say that the objects are in free fall. मतलब यदि कोई ऑब्जेक्ट अगर अर्थ की तरफ आता है और वो भी सिर्फ अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आता है, तो हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो कौन सी कंडीशन के अंदर है? फ्री फॉल कंडीशन के अंदर है। मतलब फ्री फॉल के अंदर क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो सिर्फ अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या होता है, नीचे की तरफ आता है, और उस कंडीशन को हम बोलते हैं फ्री फॉल। तो यहाँ पे आपको ये फ्री फॉल की डेफिनेशंस दी गई है। क्लियर? अब यहाँ पे बताया गया है, इज देयर एनी चेंजेस इन द वेलोसिटी ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट। तो मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे की तरफ आता है, तो क्या उसकी वेलोसिटी के अंदर कोई चेंजेस आते हैं? वेलोसिटी मतलब उसकी स्पीड के अंदर कोई चेंजेस आता है? तो व्हाइल फॉलिंग देयर इज नो चेंजेस इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट अगर नीचे की तरफ आता है, तो उसका जो डायरेक्शन जो होता है वो नीचे की तरफ रहता है, सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन रहता है। ओके, तो डायरेक्शन के अंदर कोई चेंजेस नहीं आते हैं। But due to earth attractions there will be a change in the magnitude of the velocity. लेकिन कोई ऑब्जेक्ट अगर नीचे की तरफ आ रहा है, तो पहले अगर सपोज यहाँ पे है, तो मतलब डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण यहाँ पे क्या होगा, अर्थ का जो फोर्स होगा वो मतलब कम होगा, तो वहां पे यहाँ पे इस पोजीशन पे उसकी जो स्पीड होगी वो कम होगी। लेकिन जैसे जैसे वो अर्थ के पास आएगा, तो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इस पोजीशन के ऊपर क्या होगी, उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, चेंजेस होगी। मतलब कहने का मतलब जो अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर नीचे की तरफ आता है, तो अगर उसकी जो वेलोसिटी जो होती है वो पोजीशन के हिसाब से अगर चेंजेस आती है, तो उसकी वजह से उसके अंदर क्या होता है, एसिलरेशंस क्या होता है, डेवलप होता है। क्लियर? तो एनी चेंजेस इन वेलोसिटी इन्वॉल्व एसिलेशन। मतलब अगर वेलोसिटी के अंदर कोई चेंजेस आते हैं, तो उसके अंदर क्या डेवलप होता है, एसिलरेशंस डेवलप होता है। ओके, एसिलरेशन उसी कंडीशन में चेंज होगा जब मतलब मतलब टाइम के अकॉर्डिंग क्या होती है, मतलब उसकी स्पीड के अंदर पर यूनिट टाइप के अंदर उसकी वेलोसिटी जो होती है उसके अंदर क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं। क्लियर? वेनेवर एन ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड द अर्थ एंड एक्सीलरेशन इज इन्वॉल्व। तो नेचुरल है कि मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर यदि मोशन होगा, मोशन होता है, ओके, यदि वो स्ट्रेट लाइन के अंदर भी मोशन होगा और उसकी वेलोसिटी के अंदर चेंजेस आता है, तो उसके अंदर एक्सेलरेशन जो होगा वो डेवलप होगा। अगर मतलब स्ट्रेट लाइन के अंदर अगर मोशन है, सर्कुलर पाथ के अंदर भी कोई ऑब्जेक्ट यदि उसकी घूम रहा है, तो उसकी वेलोसिटी में भी चेंज आता है, तो उसके अंदर भी मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन जो होता है वो मतलब डेवलप होता है। ओके,
तो अब हम देखते हैं कि whenever an object falls towards the earth, मतलब यदि कोई ऑब्जेक्ट जो होता है यदि अर्थ की तरफ गिर रहा है तो एन एक्सेलरेशन इज इन्वॉल्व, तो उसके अंदर भी एक्सेलरेशन होगा। ओके, दिस एक्सेलरेशन इज ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये जो एक्सेलरेशन जो होता है वो किसकी वजह से आता है? अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आता है। मतलब अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है उसकी वजह से क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होती है उसके अंदर क्या आते हैं? चेंजेस आते हैं। वेलोसिटी मतलब स्पीड के अंदर चेंजेस आता है। यदि कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के पास है तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा उसके ऊपर ज्यादा लग रहा है। Therefore, this acceleration is called the acceleration due to gravitational force of the earth और acceleration due to gravity। मतलब अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन डेवलप होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और इट इज डिनोटेड बाय जी, इसको हम किससे डिनोट करते हैं? जी से डिनोट करते हैं। और इसका जो यूनिट जो होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। क्लियर? अब अभी हमने यहाँ पे पढ़ लिया है, इस पैराग्राफ में हमने ये समझा है कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, और उसका मतलब उसको हम किससे डिनोट करते हैं, और उसका यूनिट क्या है। 3 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे बनेंगे। क्लियर? अब हम देखते हैं कि अभी जो हम सीखने वाले हैं उसके अंदर क्या है कि न्यूमेरिकल बेस्ड मतलब जो क्वेश्चंस है उसके लिए हमें क्या निकालना है? जी की फॉर्मूला जो है वो पुटअप करना है। क्लियर? तो मतलब किसी भी प्लेस पे आपको क्या निकालनी है? जी की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हमें एक फॉर्मूला पुटअप करना है, डिराइव करना है। वी नो फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ मोशन दैट द फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। मतलब जो मोशन का जो सेकंड लॉ था उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो फोर्स जो होता है वो किसके बराबर होता है? ऑब्जेक्ट के मास के और जो एक्सेलरेशन होते हैं उसके प्रोडक्ट के बराबर होता है। क्लियर? मतलब F इक्वल टू क्या होता है? ma होता है। क्लियर? लेट द मास ऑफ द स्टोन इज एक्टिविटी 10.2। जो हमने एक्टिविटी मतलब हमें क्या निकालना है? जी का फॉर्मूला निकालना है, तो हमें क्या लिया? हमने ऑब्जेक्ट के रूप में क्या लिया है? स्टोन लिया है, और उस स्टोन का मास कितना ले रहे हैं हम? स्मॉल m। We already know that there is acceleration involved in falling object due to the gravitational force and denoted by g। मतलब क्या है कि वो स्टोन को हमने क्या करा है? नीचे की तरफ गिराया है। क्लियर? तो नीचे की तरफ गिराने से क्या हो रहा है कि उसके अंदर एक्सेलरेशन डेवलप हो रहा है, और वो एक्सेलरेशन क्यों डेवलप हो रहा है? वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से डेवलप हो रहा है, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। क्लियर? अब हमें देखना है कि therefore the magnitude of the gravitational force F will be equal to the product of mass and acceleration due to the gravitational force। कि तो मतलब जो अब जो स्टोन जो है उसको क्या करा है? अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है, तो उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? उस ऑब्जेक्ट के मास और उसके अंदर जो एक्सेलरेशन डेवलप हो रहा है उसके प्रोडक्ट के बराबर होगी। ओके, तो हमारे पास ये जो इक्वेशन आई है ये न्यूटन के सेकंड लॉ के हिसाब से ही है, कि जो न्यूटन का जो सेकंड लॉ था उसके अंदर भी कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लगता है वो उसके मास और उसके एक्सेलरेशन के बराबर होता है। यहाँ पे हमने एक्सेलरेशन ए की वैल्यू क्या ली है? यहाँ पे जी के बराबर ली है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन जो हो रहा है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो रहा है, और ऐसा एक्सेलरेशन जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं? जी से डिनोट करते हैं। क्लियर? अब हम देखते हैं कि जो हमने ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वैल्यू निकाली थी ना, F इक्वल टू क्या निकाली थी? जी m इंटू स्मॉल m अपॉन डी स्क्वायर। ये अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है। लेकिन हमने क्या निकाला है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट नीचे मतलब क्या होता है कि अगर नीचे की तरफ गिरता है तो उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो किसके बराबर होता है? F इक्वल टू एम जी के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे? F की जगह क्या रख देंगे? mg रख देंगे, तो हमारी इक्वेशंस जो होगी वो ये हो जाएगी। F इक्वल टू हम mg भी लिख सकते हैं, और mg इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? g कैपिटल M डॉट स्मॉल m अपॉन डी स्क्वायर। तो अब क्या होगा कि इस इक्वेशन के अंदर ये जो स्मॉल m जो है, ये वाला जो स्मॉल m जो है ये स्मॉल m से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? तो हमारे पास क्या बचा? g इक्वल टू g कैपिटल M अपॉन डी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो पता कर सकते हैं। ठीक? अब इसके अंदर आपको क्या दिया गया है? इस फॉर्मूले के अंदर m इज द मास ऑफ द अर्थ एंड d इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ। मतलब यहाँ पे क्या है? g तो क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, फिक्स्ड वैल्यू होती है। अर्थ m कैपिटल M जो है वो क्या है? अर्थ का मास है।
ये भी एक फिक्स वैल्यू है। ओके, अब ये जो d जो है वो क्या है कि डिस्टेंस है, किसके बीच का डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो जो किस हमने उसको किससे शो किया है, d से शो किया है। मतलब यहाँ पे क्या है कि g फिक्स है, m फिक्स है। अब जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, सिर्फ डिस्टेंस के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रही है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एक कंडीशन हमें यहाँ दी है, एन ऑब्जेक्ट बी ऑन और नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। मतलब आपको जो अब एक ऑब्जेक्ट लेना है वो आपको मतलब वो ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पे होना चाहिए, वो ऑब्जेक्ट या तो अर्थ की सरफेस पे होना चाहिए या फिर उससे मतलब अर्थ के जस्ट एकदम पास में होना चाहिए। तो द डिस्टेंस डी इन इक्वेशन 10.7 विल बी इक्वल टू आर, द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि यदि कोई ऑब्जेक्ट यदि अर्थ की सरफेस के ऊपर हो या अर्थ के बिल्कुल जस्ट पास में हो, तो हम ये जो d है उसको किसके बराबर मान लेंगे, r के बराबर मान लेंगे। क्लियर, दस फॉर द ऑब्जेक्ट और ऑन और नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो इस कंडीशन में बताया गया है कि कोई भी अर्थ है, यदि उसके पास उसकी सरफेस के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट है या फिर अर्थ के पास में कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो जो अर्थ जो होती है मतलब अर्थ जो होती है वो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो क्या लगाएगी, एक फोर्स लगाएगी। ओके, उस फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये जो फोर्स जो होता है वो किसके बराबर होता है, F इक्वल टू mg, और mg किसके बराबर हो जाएगा, g कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर। इस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि ये जो स्मॉल m जो है और ये जो स्मॉल m जो है वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि इक्वल टू के अंदर यदि दोनों तरफ वैल्यू एक जैसी होती है या सिंबल एक जैसे होते हैं तो उनको हम क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। तो ओके, इसके बाद जो हमारा फाइनल फार्मूला बनेगा, तो यहाँ पे क्या बचा, g बचा और इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर बना। ओके, तो इस वाले इक्वेशन से हम क्या निकाल सकते हैं कि मतलब यदि कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस के ऊपर हो, ओके, या फिर अर्थ के एकदम जस्ट पास में है, तो उस समय आपको डिस्टेंस किसके बराबर लेना है, जो d होगा, स्मॉल d जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, अर्थ की रेडियस के बराबर हो जाएगा। क्लियर, और यहाँ पे जो g है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और जो m जो है वो क्या है, अर्थ का मास है। ओके, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि ये कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एक कांस्टेंट वैल्यू है, अर्थ का मास जो है वो क्या है, ये भी क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, और जो अर्थ का रेडियस होता है वो भी कांस्टेंट होता है। इसीलिए जो g की वैल्यू जो आती है ना हमारे पास 9.8, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो मतलब ये तीनों चीजें इस इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन 10.9 के अंदर g निकालने के अंदर हमें जो तीनों वैल्यू जो चाहिए वो क्या है, तीनों वैल्यू g और अर्थ का मास और अर्थ का रेडियस, ये तीनों कांस्टेंट है, तो इसकी जो वैल्यू आती है ना वो कितनी आती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये क्या है, इसलिए एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। ओके, तो ये हमने क्या निकाला है, g की वैल्यू जो है हमें मतलब हम इस इक्वेशन से क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। और अर्थ की जो सरफेस होती है उसके ऊपर g की वैल्यू जो होती है वो कांस्टेंट होती है, क्योंकि उस समय जो अर्थ का मास है, अर्थ का रेडियस है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये तीनों वैल्यू क्या है, एक कांस्टेंट रहती है। क्लियर, अब हम नेक्स्ट चलते हैं, द अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर। जो अर्थ का जो शेप होता है ना वो स्फीयर नहीं होता, एकदम स्फीयर जैसी नहीं होती है। As the radius of the earth increases from the poles to the equator, the value of g becomes greater at the poles than at the equator. इसके अंदर ये बताया गया है कि जो ये बोल रहा है कि जो अर्थ का जो शेप जो होता है वो परफेक्ट स्फीयर नहीं होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अर्थ का शेप कैसा होता है, अर्थ का शेप जो होता है वो इलिप्टिकल शेप हो सकता है, इलिप्टिकल शेप होता है, या आप इसको ऐसे मान सकते हो ओवल शेप होता है। ओके, तो ओवल शेप होने की वजह से क्या होता है, ओवल शेप कैसा होता है, इस तरीके से होता है। क्लियर, ये इस तरीके से ये ओवल शेप। तो आप देखेंगे कि ये जो फ्लैटेंड एरिया जो होता है ना, यहाँ पे होते हैं पोल्स, और ये जो उभरा हुआ जो पोर्शन होता है ना, यहाँ पे होता है इक्वेटर। क्लियर, तो आप देखेंगे कि ये जो ये अर्थ का सेंटर है, तो ये अर्थ के सेंटर से पोल के बीच का जो डिस्टेंस आप ये जो देख रहे हैं ना, ये वाला ये होता है रेडियस ऑफ पोल। ओके, और ये अर्थ के सेंटर से लेके हम ये इक्वेटर तक जो बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ मतलब इक्वेटर। क्लियर, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो मतलब रेडियस ऑफ पोल जो है, मतलब जो पोल की जो रेडियस है वो क्या है, कम है, और जो इक्वेटर का जो रेडियस है वो क्या है, ज्यादा है। क्लियर, तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि जिसका रेडियस ज्यादा होगा, जिस
जिसका रेडियस ज्यादा होगा उसके वहां मतलब वहां पे मतलब क्या होगी, ग्रेविटी जो होगी वो क्या होगी, ज्यादा हो कम होगी। क्लियर। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ये लिखा गया है कि एज द रेडियस ऑफ द अर्थ इंक्रीज फ्रॉम द पोल्स, मतलब जैसे जैसे आप अर्थ से कहाँ जाते हैं, पोल के यहाँ पे जाते हैं, तो जो रेडियस जो होती है वो क्या होती है, मतलब कम होती है। लेकिन जैसे जैसे हम अर्थ से कहाँ जाते हैं, इक्वेटर पे जाते हैं, तो जो रेडियस जो होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है। क्लियर। तो मतलब जितना ज्यादा डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उस वहां पे वैल्यू ऑफ जी जो होगी उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब इक्वेटर के मतलब क्या होगी, जो रेडियस ऑफ इक्वेटर है वो क्या है, ज्यादा है, तो वहां पे जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जो पोल्स जो होते हैं वो उसका क्या है कि रेडियस ऑफ मतलब इसका जो सेंटर से जो डिस्टेंस है पोल तक का वो क्या है, कम है। तो इसके ऊपर क्या हो जाएगी, पोल्स के ऊपर क्या हो जाएगी, मतलब जो ग्रेविटी होती है जी की वैल्यू जो होगी वो ज्यादा होगी। कुल मिला के कहने का मतलब ये होता है कि पोल्स के ऊपर जो है वो ग्रेविटी जो है वो ज्यादा होती है, इक्वेटर के ऊपर ग्रेविटी कम होती है। इसका रीजन ये है कि जो पोल्स जो होती है ना, पोल्स मतलब अर्थ के सेंटर से जो पोल के जो डिस्टेंस होता है, पोल तक का जो डिस्टेंस होता है जिसको हम रेडियस ऑफ क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं, वो क्या होता है, कम होता है। तो इससे ग्रेविटी बढ़ जाती है। इक्वेटर के ऊपर क्या होगा कि ग्रेविटी कम क्यों होती है, क्योंकि मतलब जो अर्थ का जो सेंटर है और जो इक्वेटर का जो बीच का डिस्टेंस जिसको हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ इक्वेटर कहते हैं, वो क्या होता है, ज्यादा होता है। और जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, ग्रेविटी जो होगी उतनी ही कम हो जाएगी। तो इसका रीजन क्या है, क्योंकि जो डिस्टेंस जो होता है वो मतलब जो ग्रेविटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है, मतलब ओके। तो ये यही है कि यदि आप मतलब डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो क्या होगी, ग्रेविटी जो होगी वो क्या होगी, कम होगी। क्लियर। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि वी कैन मतलब फॉर कैलकुलेशंस वी कैन टेक द जी टू बी मोर और लेस कांस्टेंट ऑन और नियर द अर्थ, बट फॉर ऑब्जेक्ट फार फ्रॉम द अर्थ द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज गिवन बाय। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि यदि यहाँ पे इस चीज को ये समझाया गया है कि जैसे वो बोल रहे हैं कि यदि कोई ऑब्जेक्ट यदि अर्थ की सरफेस के ऊपर है या उसके पास में है, तो जी की वैल्यू क्या ले सकते हो आप, 9.8 ले सकते हो। ओके, 9.8 ही आपको लेनी पड़ेगी। लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस जो होगा, मतलब कोई ऑब्जेक्ट जो उसका डिस्टेंस यदि अर्थ से ज्यादा होगा, तो आपको जो ग्रेविटी निकालनी होगी वो इस वाले फॉर्मूले से क्या करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे यही समझाया गया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट 10 पॉइंट, ये जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हमें क्या करना है, टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी वी शुड पुट द वैल्यूज ऑफ जी, एम एंड आर इन इक्वेशन 10.9। क्लियर। नेमली यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इक्वल टू 6.7 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। मास ऑफ द अर्थ कितना होता है, 6 इंटू 10 की पावर 24 kg एंड रेडियस ऑफ द अर्थ होता है 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मतलब क्या निकालनी है आपको, किसकी वैल्यू निकालनी है, जी की वैल्यू निकालनी है। जी क्या है, यहाँ पे ग्रेविटी है। ग्रेविटी या इसको आप बोल सकते हो एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी हम इसको कहते हैं। तो हमें जी की वैल्यू निकालनी है। तो जी की वैल्यू निकालने के लिए हम कौन सी फॉर्मूले से निकालेंगे, इस वाले फॉर्मूले से जी की वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, G इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर। आपको क्या चाहिए, इसके अंदर तीन वैल्यू चाहिए। एक तो चाहिए आपको G, दूसरा चाहिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू, दूसरा चाहिए अर्थ का मास और तीसरा चाहिए अर्थ का रेडियस। तो ये तीनों चीजें क्या है, आपको लर्न होनी चाहिए। और ये तीनों चीजें आपको कहाँ से लर्न करनी है, यहाँ से लर्न करनी है। तो आप देखेंगे कि जो जी की वैल्यू है वो कितनी है, 6.7 इंटू 10 की पावर इंटू -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके, अब दूसरा है कि जो अर्थ का जो मास होता है वो कितना होता है, 6 इंटू 24 kg। तो ये 6 इंटू 10 की पावर 24 kg। क्लियर। अब इसके बाद में हमें अर्थ का रेडियस पता होना चाहिए, जिसको हम कैपिटल आर से लिखते हैं। तो वो कितना होता है, 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। ओके, तो जब आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो पूरी कैलकुलेशन सॉल्व करने के बाद में क्या होगा कि जो फाइनली रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। तो आपको ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो ये जो
वैल्यू जो होती है वो कहाँ पे होती है, जो अर्थ का जो सरफेस होता है, अर्थ की सरफेस के ऊपर या अर्थ से थोड़ी सी दूरी के ऊपर जो जी की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आपको जब कैलकुलेशन करनी होती है तो अब आपको यही वैल्यू जो होती है स्मॉल जी की वैल्यू उस न्यूमेरिकल्स के अंदर क्या करनी पड़ती है, पुट करनी पड़ती है। इसको निकालने के लिए आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, अर्थ का मास, अर्थ की रेडियस जो है वो बाय हार्ट जो होती है वो लर्न होनी चाहिए। और मतलब तभी आप क्या कर सकते हैं, जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर। तो अब आपको यहाँ पे ये हो गया कि द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ कितनी है हमारी, जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जी की वैल्यू आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। और इसी से रिलेटेड क्या पूछा जाता है, एक न्यूमेरिकल्स दिया जाता है जिसमें आपको क्या रखनी पड़ती है, जी की वैल्यू रख के उस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता है। ओके, अब हमने टॉपिक किया है फ्री फॉल, तो हम फ्री फॉल को हम पिक्चर से भी समझ लेते हैं अच्छे से। इसमें क्या बताया गया है कि आप देख रहे हैं एक एलिफेंट है जो क्या है कि इस बिल्डिंग से नीचे की तरफ क्या है गिरता हुआ आपको नजर आ रहा है। ओके, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो एलिफेंट जो है वो मतलब नीचे की तरफ ही क्यों आता है। ओके, अब इसी तरीके से आप ये बॉल देख रहे होंगे कि इस बॉल को हमने क्या किया, पहले ऊपर की तरफ फेंका, फिर ये बॉल वापस नीचे की तरफ आती है। तो इसका रीजन क्या है कि मतलब कोई भी चीज जो होती है वो क्या होती है कि जब भी ऊपर से नीचे गिरती है तो हमेशा नीचे की तरफ आती है, या कोई भी चीज को हम अगर नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो भी वो वापस चीज जो होती है वो ऊपर से नीचे ही आती है। तो ये होता है सिर्फ अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ओके, मतलब अर्थ क्या करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करती है, अपनी तरफ क्या करती है, एक फोर्स से अट्रैक्ट करती है, उसी फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी तरीके से ये भी बॉल जो है वो सिर्फ अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही क्या होती है, नीचे की तरफ क्या होती है, आती है। क्लियर। तो अब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, ओके, यदि अर्थ के केवल ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही क्या होती है, अगर नीचे की तरफ आती है तो उस कंडीशन के अंदर हम उस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं फ्री फॉलिंग बॉडी, और उस स्टेट को हम बोलते हैं फ्री फॉल। तो इन पिक्चर्स के अंदर हमें यही समझाया गया है कि मतलब फ्री फॉल क्या होता है, फ्री फॉलिंग बॉडी क्या होती है, और फ्री फॉल स्टेट क्या होता है। तो फ्री फॉलिंग बॉडी वो होगी जो क्या होती है, जो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे की तरफ अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है, तो उसको हम बोलेंगे फ्री फॉलिंग बॉडी, और उस ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट बोलेंगे, और उस स्टेट को हम बोलेंगे फ्री फॉलिंग स्टेट, हम उसको कहते हैं। क्लियर। इसी तरीके से आप देखेंगे कि ये मैन जो है सपोज कहाँ से मतलब देख रहा है कि आपको पैराग्लाइडिंग करता हुआ दिख रहा है। पैराग्लाइडिंग करने के बाद क्या होता है, पहले ये ऊपर की तरफ जाता है, वापस क्या होता है, ये नीचे की तरफ आता है। ओके, इसी तरीके से जब आप फ्लाइट में जाते हैं तो फ्लाइट से जो पैरा मतलब कुछ मैन जो होते हैं वो कभी कभी क्या होता है, एरोप्लेन में क्या होती है, इमरजेंसी हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होती है, वो पैराशूट से भी क्या होता है, नीचे की तरफ क्या करता है, जंप करता है। तो अर्थ जो होती है उस ऑब्जेक्ट को या उस मैन को क्या करती है, एक फोर्स से क्या करती है, नीचे की तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। और ये जो मतलब मैन है या कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो सिर्फ अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही क्या होता है, नीचे की तरफ आता है। तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या बोलते हैं कि ये फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, और ये जो स्टेट है इसको हम बोलते हैं फ्री फॉल स्टेट। ओके, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच।